हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th और आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन फोर्स, जो कि आप लोगों ने पहले सुना भी है और कई जगह पढ़ा भी है। और ये पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग कि फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लेकिन आज फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है, कब लगता है, कितने तरह का होता है, इसका कॉज क्या है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं फोर्स की, क्योंकि हम लोगों ने कहा फोर्स, और जब मैं फोर्स करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि दो तरह के फोर्स होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। और जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, वो एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है। यानी फ्रिक्शन फोर्स तब अप्लाई होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ प्रॉपर कांटेक्ट में हो। मींस अगर मैंने एक बॉडी है, एक सरफेस है, ये इसके ऊपर एक बॉडी रखी और इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जिसके कारण ये मूव करने लगी या रेस्ट में रही, तो फोर्स लगने पर जिस डायरेक्शन में चली उसके अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मली क्या कहूँगा, फ्रिक्शन फोर्स इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द टू सरफेस व्हेन द बॉडी इज एक्चुअल इन मोशन। क्या कह सकते हैं, दोबारा ध्यान से सुनिए कि फ्रिक्शन फोर्स एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है दो बॉडीज के बीच का, और ये तब अप्लाई होता है जब दो बॉडीज या जो बॉडी है वो एक्चुअल में मोशन में हो। मान लीजिए दिस इज ए प्लेटफॉर्म, ये एक सरफेस है और इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाया F इस डायरेक्शन में, चलो P कर देता हूँ, अप्लाइड फोर्स P इस डायरेक्शन में लगाया। इस पर वेट इसका है mg नीचे की ओर, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। दिस इज फ्रिक्शन। तो हम क्या कह रहे हैं कि इट इज ए कांटेक्ट फोर्स between body and surface at which body moves। ये कांटेक्ट फोर्स है किस किस के बीच का, बॉडी के और सरफेस का, जिस पे ऊपर बॉडी मूव कर रही है या रखी हुई है। व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो फ्रिक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा, फ्रिक्शन बेसिकली दो सॉलिड बॉडी के बीच लगेगा, क्योंकि लिक्विड के बीच जब हम बात करेंगे तो आगे चल के पढ़ेंगे विस्कस फोर्स, वो विस्कोसिटी होती है, वहाँ विस्कस फोर्स होता है। यहाँ हम कह रहे हैं सॉलिड्स, और सॉलिड्स के बीच लगने वाला फोर्स वो कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। जब एक बॉडी दूसरे सरफेस पर रखी हुई है, मैंने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बॉडी या तो एक्चुअल मोशन में आएगी या रेस्ट पर रहेगी। उस डायरेक्शन में, उस कंडीशन में उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कहलाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेस व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। लेकिन ये कॉज क्या है, किस कारण से होता है, यहाँ कॉज क्या है फ्रिक्शन का, अब हम बात करते हैं इसके लिए। व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्या रीज़न है।
देखिए रीज़न की जब बात करेंगे तो रीज़न के लिए यहाँ पर डिफरेंट व्यूज़ हैं। पहला एक ओल्ड व्यू हम बात कर रहे हैं, तो पहले उसकी तरफ चलेंगे कि ओल्ड व्यू क्या कहता है, उसमें दिक्कतें क्या आई, प्रॉब्लम क्या आई, और फिर मॉडर्न व्यू क्या है। देखिए नॉर्मली कहा गया इनिशियल स्टेट पे, जिसे हम कहते हैं पुराना व्यू है, ओल्ड व्यू, कि एक बॉडी है ये, क्योंकि जितनी भी बॉडीज़ हैं दीज आर नॉट परफेक्टली स्मूथ, उनमें कुछ टफ क्रस्ट होते हैं, रफनेस होती है, जिस कारण से इस तरह से इनके आपस में फंस जाते हैं टफ और क्रस्ट। एक बॉडी ये ऊपर हो गई, एक बॉडी मैंने नीचे बनाई, या कुल मिला के अगर बात करें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि एक बॉडी तो ये रही, ये टफ क्रस्ट बन गए यहाँ पर, दूसरी बॉडी इसके ऊपर ऐसे रख दी मैंने, तो ये फंस गया। फंसने के बाद ये मूव नहीं करेंगे, या करेंगे तो थोड़ा दिक्कत से करेंगे, मुश्किल आएंगी, एक अपोजिट फोर्स लगेगा मोशन में। तो ये रफनेस है जिसके कारण ये आपस में आप देख रहे हो मेरे दोनों हाथों को, तो ये फोर्स लगाने पर मूव नहीं कर रहे, या फिर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब जब हम दो रफ सरफेस पर एक दूसरे को रखते हैं, इस सरफेस पर इसे रखा क्योंकि परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है, तो क्या होगा, टफ और क्रस्ट आपस में फंस जाएंगे, या आपस में फोर्स लगाएंगे, ऐसे कहीं पर ऐसे। तो ये आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं, इस कारण से फ्रिक्शन डेवलप होता है। ये है ओल्ड व्यू, पुराना कारण, जो कॉज बताया गया। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉज, जिसमें ओल्ड व्यू क्या है, ओल्ड व्यू है कि रफनेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है वो किसके कारण होता है, रफनेस के कारण। लेकिन यहाँ एक छोटी सी दिक्कत आई। क्या दिक्कत आती है, अब देखिए उससे बात करते हैं। अगर रफनेस के कारण फ्रिक्शन होता है तो जो सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ होती हैं उनके ऊपर तो फ्रिक्शन होना ही नहीं चाहिए, यानी बिल्कुल स्मूथ सरफेस जो होती है उनके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। लाइक मैं एक जगह वार्निश कर देता हूँ, पॉलिश कर देते हैं, बिल्कुल लकड़ी का बोर्ड लिया, वुडन बोर्ड, उसके ऊपर वार्निश कर दिया, वार्निश करने के बाद हम उस पर दूसरी बॉडी को स्लाइड कराएं, तो कभी करा के देखेंगे आप, वो तो आगे चल ही नहीं पाएगी, थोड़ा सा आगे चल के स्टिकी हो जाती है, कुछ चिपक सा जाता है वहाँ पे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी फ्रिक्शन वहाँ ज़्यादा हो गया। एक ग्लास लीजिए, उसके ऊपर दूसरे ग्लास को लीजिए और फिर उसे फोर्स लगा दीजिए, मूव कराइए, स्लाइड कराइए। एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास स्लाइड नहीं कर पाएगा, वो ज़्यादा आगे तक मूव नहीं कर पाएगा, इसका मतलब उसमें भी फ्रिक्शन बढ़ गया। हम कह रहे हैं रफनेस इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन हो क्या रहा है, जब एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस आ रही है वहाँ फ्रिक्शन हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के कंडीशन ये आती है, इसका मतलब ओल्ड जो मेथड था, ओल्ड जो कॉज था, ओल्ड व्यू था, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, वो सही नहीं था, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन आखिर क्यों लगता है। तो ये फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, बिकॉज फेल क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि ऑन एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस there is large friction. मीन्स एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन की वैल्यू और भी ज़्यादा हो गई। अब बात आती है कि फिर फ्रिक्शन का कॉज क्या है। तो इसके लिए आगे जो रिसर्च हुई, रिसर्च मीन्स आगे जो लोगों ने सोचा, सोचने के बाद एक मॉडर्न व्यू बना, और जो मॉडर्न व्यू बना वो था कि फ्रिक्शन इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर और इंटरएटॉमिक फोर्स बिटवीन द टू सरफेस। ये कहते हैं कि एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस इसके ऊपर जो बॉडी रखी है वो ये है, यहाँ पर मटेरियल बॉडी के एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर नीचे सरफेस के होंगे, और ये सभी आपस में फोर्स लगाएंगे।
इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन किस कारण से हुआ? फ्रिक्शन इज ड्यू टू द इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी एंड द सरफेस। क्या हुआ? द फ्रिक्शन फोर्स is due to the interatomic or intermolecular force between the molecules or atoms of body and the surface। उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स और उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स, ये कॉज है फ्रिक्शन का। अब ये फोर्स डिपेंड किस पे करता है? हमने कहा कुछ चीज़ें रफ हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, कुछ एक्स्ट्रा स्मूथ हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा है। ऐसा क्या? इसका मतलब क्या है कि मीडियम के नेचर पे, जो मटेरियल हम ले रहे हैं बॉडीज़ का, एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने बॉडी, दूसरा लिया जिस सरफेस पे किया, तो इनका जो नेचर है फ्रिक्शन उस नेचर पर डिपेंड करता है। मीन्स फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल of body and surface। and surface, इन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। जैसे थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, ये डस्टर है, इस डस्टर में क्या है? ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर का ये तो एक आपको पता है कुशन टाइप का है, थोड़ा सा फॉर्म है, कपड़ा टाइप का है, और नीचे है वुडन ये। अब दोनों का एरिया सेम है, लेकिन अगर मैं इसको स्लाइड कराऊंगा वुडन साइड से तो फ्रिक्शन अलग होगा, इधर से कराऊंगा तो फ्रिक्शन अलग होगा। मीन्स एरिया दोनों का सेम रहा, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन दोनों का फ्रिक्शन अलग अलग हुआ। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला है? कॉन्सेप्ट निकलता है कि फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मटेरियल के नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि कैसा है, क्योंकि एरिया दोनों का सेम, पर एक तरफ फ्रिक्शन ज़्यादा एक तरफ कम। तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये दोनों के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। हमने जो अब तक पढ़ा, फिर से एक बार शॉर्ट लाइन में बोलता हूँ। फ्रिक्शन क्या? कांटेक्ट फोर्स। कब लगा? जब हमने कोई अप्लाइड फोर्स लगाया। कहाँ? जब बॉडी एक सरफेस पर रखी है, सॉलिड बॉडी, और वो मूव करती है। मीन्स फ्रिक्शन इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स ऑलवेज अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन व्हेन वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स। सेकेंड बात क्या थी? What is the cause of friction? The cause of friction is interatomic and intermolecular force between the body and the surface where at which the body is placed, जहाँ पर वो body रखी हुई है। Third point, the friction does not depend on area of the body. It depends on the nature of the body and nature of the material on which the body is placed. ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है, मीडियम के, जिस बॉडी के पे और जिस पे वो रखी हुई है उस पर। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं? नाउ द टॉपिक इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी है और वो
फोर्स लगाने पर भी मूव नहीं कर रही। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब उस पर कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। टॉपिक इज टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहते हैं कि अगर ये एक बॉडी है जो इस सरफेस पर रखी हुई है, मैंने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाता हूं मैं इस पे P फोर्स लगाने के बाद भी ये बॉडी आगे की ओर मूव नहीं कर रही। मैंने P फोर्स लगाया, ये बॉडी आगे की ओर मूव नहीं कर रही क्योंकि इस पे mg इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, वेट है इसका, और इस पे कोई ना कोई फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर F। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि एक बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी? जिधर फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने एक फोर्स लगाया P, लेकिन बॉडी आगे नहीं मूव की। क्यों नहीं करेगी मूव? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि उस पर पीछे से भी कोई फोर्स लग रहा है। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया हमने, अप्लाइड फोर्स, पर वो बॉडी आगे की तरफ नहीं खिंच पा रही है, वो स्लाइड नहीं कर पा रही है, वो मूव नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी के ऊपर एक और फोर्स कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है, उस पर लग रहा है, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? जो आपने अप्लाई फोर्स लगाया उसके अपोजिट है। यहाँ पर यही कंडीशन है, मैंने अप्लाई फोर्स लगाया P, इसके अपोजिट मैंने फोर्स लगा F, तो F अपोजिट P आगे। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज फ्रिक्शन। हम कह रहे हैं बॉडी मूव नहीं कर रही, नहीं करती का मतलब नो मूवमेंट, नो मोशन। अगर मोशन नहीं है तो ये कैसा है? ये रेस्ट पर है। रेस्ट का मतलब दिस इज कॉल्ड स्टैटिक पोजीशन, और उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। क्या कहा हमने? इफ वी अप्लाई an external force on a body of mass m and the body does not moves on the surface, then the force is static force या static friction force. Then friction force is static friction. और ये जो static friction है, this is always equal to the applied force. This static friction force या static friction is always equal to the applied force. तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर देखिए इस कंडीशन से कि मैंने लगाया P, बॉडी मूव नहीं करी, तो इसका मतलब F क्या है? P के इक्वल है, F इज इक्वल्स टू P। और अगर मैंने बॉडी पे अप्लाइड फोर्स लगाया ही नहीं है, अगर मैं कहता हूँ इफ P इज इक्वल्स टू 0 न्यूटन, हमने अप्लाई फोर्स करा ही नहीं, तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी क्या होगा? फ्रिक्शन भी 0 होगा। तो कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन
इज ए वेरिएबल फ्रिक्शन फोर्स, यानी ये लगातार वेरी करता है, किसके अकॉर्डिंग करता है, इट्स वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम लेते हैं फ्रिक्शन, इस पर लेते हैं अप्लाइड फोर्स P, और स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी और ये शो करती है अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट आता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन या मोशन में जब बॉडी होगी तब लगने वाला फ्रिक्शन। तो जब बॉडी मोशन में हो, मूवमेंट कर रही हो, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। हमने क्या कहा कि व्हेन ए बॉडी इज इन एक्चुअल मोशन, अगर मैंने इस सरफेस पर एक बॉडी रखी है, इस पर फोर्स लगाया P और बॉडी मूव करने लगती है इस डायरेक्शन में, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। मीन्स द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स जो अपोजिट हो, व्हेन ए बॉडी is in motion is called dynamic friction। तो ये डायनामिक फ्रिक्शन होता है। जब बॉडी एक्चुअल में मोशन में होती है उसे हम कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। एक बॉडी ली मैंने, उसे फोर्स लगाया, वो नहीं चली, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर मैंने फोर्स लगाया, वो नहीं चली, इसका मतलब और स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाता गया बॉडी नहीं चली, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता गया। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर जाकर बॉडी ने जस्ट स्टार्ट किया, बॉडी ने जिस जगह पर जाकर जस्ट स्टार्ट करती है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इन दोनों के बीच की कड़ी आती है, यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव, यानी वो फ्रिक्शन फोर्स जिस पर बॉडी जस्ट मूव करता स्टार्ट करता है, पहली शुरुआत करता है। और ये ध्यान रखना, दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज मैक्सिमम फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, पहला पैडल जब हम मारते हैं, साइकिल चलानी जिनको आती है उन्हें पता है कि जब सबसे पहला पैडल मारते हैं, यानी हम बॉडी में मोशन स्टार्ट करते हैं, उस जगह सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया था फ्रिक्शन फोर्स। हमने पढ़ा फ्रिक्शन क्या है, हमने पढ़ा कॉज क्या है फ्रिक्शन का, हमने पढ़ा टाइप्स क्या हैं फ्रिक्शन के। तो तीन बेसिक दो थे, स्टैटिक एंड डायनामिक। और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो स्टैटिक है, जब बॉडी जस्ट मूव होना स्टार्ट करती है, मूवमेंट स्टार्ट करती है, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज़ द मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो ये था आज का टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रिक्शंस एंड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एटसेट्रा। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें और बुक की हेल्प से अपने नोट्स तैयार करें। ऑल द बेस्ट।